हेलो डियर स्टूडेंट्स, एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में आज हम लेवल 3 का क्वेश्चन 11 टू 20 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में हमें क्या पूछा गया है कि MnO4 रिएक्ट्स विद ऑक्जेलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हियर 20 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 इज इक्विवेलेंट टू। तो हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा कि इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस कंप्लीट रिएक्शन के बाद में इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा C2O4 2 माइनस। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर क्या दिया हुआ है 20 मिलीलीटर ये दिया हुआ है और 0.1 मोलर दिया हुआ है। तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी अपने को कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ पर मोलरिटी को अपन क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन अपन देखें तो MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस। यहाँ पर MnO4 माइनस से मैग्नीज +2 स्टेट में जा रहा है और C2O4 CO2 में जा रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अपन देखें तो लेट से X है प्लस 4 - 2 इक्वल टू -1। टोटल चार्ज -1 है, तो x इक्वल टू अपने पास हो जाएगा -1 + 8 यानी +7। तो ये +7 से +2 में जा रहा है। तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 5। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन हमारे पास +3 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। तो यहाँ पर यूनिट चेंज कितना हो रहा है, पर यूनिट चेंज हमारे पास 1 का हो रहा है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर 2 है, तो एन फैक्टर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बेसिस पे अपन इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस करेंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो अपन इसको मिली इक्विवेलेंट ही निकाल लेते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट हमारे पास होगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, इसका एन फैक्टर क्या है 5 इक्वल टू यहाँ पर अपने को ये मिली इक्विवेलेंट इसके भी चाहिए C2O4 2 माइनस, जो कि अपने को ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 10। और यहाँ पर C2O4 2 माइनस के केस में भी बोलें तो एन फैक्टर तो हमें दिया हुआ है, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर लेट से वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी, ठीक है, इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ पर C2O4 2 माइनस का एन फैक्टर अपने को दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम और मोलरिटी, लेट से ये वॉल्यूम V है और ये मोलरिटी M है। तो हमारे पास M इंटू वी फॉर C2O4 2 माइनस ऑक्जेलिक एसिड, ये वैल्यू हो जाएगी 10/2 यानी 5। तो यानी मोलरिटी और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ऑक्जेलिक एसिड का वो हमारे पास 5 आना चाहिए। तो हमारे पास इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वैल्यू 5 आएगी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12th, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP इज। तो हमारे पास 1 मोल गैस, जो कि कोई सी भी गैस हो सकती है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा 22.4 लीटर। तो हमारे पास सबसे पहले अपन 4.4 ग्राम CO2 दिया हुआ है, तो इसमें मोल्स ऑफ CO2 अपन निकालना चाहे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मास 4.4 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ CO2 विच इज़ 44 ग्राम। तो ये हमारे पास 0.1 मोल हो जाएगा। तो अपने पास 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 है, तो 0.1 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.24 लीटर। अपने पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, the ratio of the molar amounts of H2S needed to precipitate the metal ions from 20 milliliter each of 1 molar cadmium nitrate and 0.5 molar copper sulfate। तो हमारे पास H2S के मोलर अमाउंट्स का ऑब्टेन अपने को करना है। तो लेट से हमारे पास सबसे पहले कैडमियम नाइट्रेट CdNO3 का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन आपने H2S के साथ में करा दी। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कैडमियम सल्फेट बन जाएगा और 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड अपने पास मिल जाएंगे। ये रिएक्शन बैलेंस्ड भी हो चुकी है अपने पास। तो यहाँ पर कैडमियम +2
में और यहाँ पे सल्फ़र -2 में। ठीक है, अब कैडमियम नाइट्रेट के अपने को दिया हुआ है 1 मोलर और 20 मिलीलीटर। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कंप्लीट रिएक्शन होने पर हमारे पास इन दोनों के मिलीमोल्स सेम होंगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स सेम है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके मिलीमोल्स अपन निकालना चाहे तो ये 20 मिलीमोल्स हो जाएंगे। तो फॉर कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर भी अपने को कितने रिक्वायर्ड है H2S के 20 मिलीमोल्स रिक्वायर्ड है, जिससे कि हमारा जो H2S है वो इस पूरे कैडमियम को किस में प्रेसिपिटेट कर देगा, कैडमियम सल्फेट में प्रेसिपिटेट आउट कर देगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर H2S के मिलीमोल्स अपने को आ गए। इसी तरह से आप कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे H2S के साथ, तो यहाँ पर भी हमारे पास यही बात हो जाएगी कि CuS बन जाएगा और H2SO4। तो कंप्लीट प्रेसिपिटेट आउट होने के लिए यहाँ पर भी कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, इसका 0.5 मोलर है और वॉल्यूम 20 मिलीलीटर है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 मिलीमोल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी H2S के कितने मिलीमोल रिक्वायर्ड अपने को, फॉर कंप्लीट रिएक्शन 10 मिलीमोल रिक्वायर्ड है। अब अपने को दोनों के केस में मोलर अमाउंट्स पता लग गए H2S के। तो रेशियो अपन देखें तो रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2:1। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14th, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ BaCl2 विद H2SO4 विल कोरस्पॉन्ड टू। तो हमारे पास बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन आप H2SO4 के साथ में करा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl अपने पास मिल जाएगा। अपने को पता करना है कि बेरियम सल्फेट कितना प्रेसिपिटेट आउट यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को मैक्सिमम अमाउंट बोला गया तो यानी कंप्लीट रिएक्शन होनी चाहिए। तो इसमें बेरियम सल्फेट हमारे पास बेरियम क्लोराइड 0.5 मोलर है और H2SO4 हमारे पास 1 मोलर है। ठीक है, अब लेट से इनका जो वॉल्यूम है वो दोनों का ही क्या है 1 लीटर, या आप V वॉल्यूम भी रख सकते हैं, V लीटर सेम। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो मिलीमोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0.5 V मोल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास V मोल हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को चेक करना है कि ये कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो फॉर लिमिटिंग रिएजेंट LR यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और यहाँ पर मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये वैल्यू 0.5 V है, यहाँ पर V है, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो यहाँ पर ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, यानी ये 0 की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर यदि 0.5 V कंज्यूम हो रहा है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स सेम है, तो यहाँ पर भी 0.5 V ही कंज्यूम होगा और रिमेनिंग कितना बच जाएगा 0.5 V। और इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 1 मोल होता तो यहाँ पर कितना मिलता, बेरियम सल्फेट 1 मोल ही मिलता। तो 0.5 V मोल के लिए अपने पास कितना मिलेगा, यहाँ पर भी अपने पास 0.5 V मोल अपने पास मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट से अपने पास यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम अपने पास मोल्स जो बेरियम सल्फेट के अपने पास ऑब्टेन्ड हुए वो हमारे पास हो जाएगा मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट हो जाएगा अपने पास 0.5 मोल, या आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम सल्फेट जो अपने को ऑब्टेन्ड होगी वो अपने पास 0.5 मोल डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 लीटर, तो ये हो जाएगा 0.5 मोलर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय मास। द मोलिकुलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रॉक्सीमेटली 67200। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, जिसका एटॉमिक मास अपने को 56 दिया गया, प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। अब अपने पास यहाँ पर 0.33% यहाँ पर वेट बाई वेट है। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि 100 ग्राम हीमोग्लोबिन को अपन ने HB अपन ने लिख दिया। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन में कितना 0.33 ग्राम जो है वो आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 ग्राम में अपने पास कितना ऑब्टेन्ड होगा 0.33 डिवाइडेड बाई 100। और अपने पास यदि एक मॉलिक्यूल अपन ले लेते हैं हीमोग्लोबिन का, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना है
67200 ग्राम। तो इसमें अपने पास कितना आयरन प्रेजेंट होगा, ये अपने पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा एक मॉलिक्यूल में आयरन प्रेजेंट हो गया। अब एक मॉलिक्यूल में आयरन का अपने को मास पता लग चुका है। अब नंबर ऑफ एटम्स अपने को पता करने हो, तो इसमें क्या करेंगे अपन, डायरेक्टली एटॉमिक मास का डिवाइडेशन कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, नंबर ऑफ आयरन एटम्स जो हो जाएंगे वो हमारे पास हो जाएगा 0.33। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, 672 ये मास ऑफ आयरन है उस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में, डिवाइडेड बाय 56। तो ये अराउंड वैल्यू जो होगी वो 4 के बराबर होगी, आती 3.96 है, बट अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ में हमारे पास 4 एटम्स आयरन के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16th, इफ 0.30 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज मिक्सड विद 0.20 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विच कैन बी फॉर्म्ड। तो सिंपली अपने को क्या करना है, एक बैलेंस्ड रिएक्शन यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले अपन कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन Na3PO4 के साथ में करा दें। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर NaCl लीव आउट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और इसी तरह से यहाँ पर 6 मोल NaCl आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड के 0.30 मोल है और सोडियम फॉस्फेट के 0.20 मोल है। तो ये मोल्स है। ठीक है, अब मोल्स डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो अपन देखें तो 0.30/3 यानी 0.1, यहाँ पर 0.20/2 यानी 0.1। तो दोनों ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गिवन मोल रेशियो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो में दिया हुआ है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मोल्स के रेस्पेक्ट में कितने मोल मिल रहे हैं, 1 मोल मिल रहा है। तो 0.30 के मोल के रेस्पेक्ट में कैल्शियम फॉस्फेट अपने को कितना मिलेगा, 0.1 मोल अपने को मिल जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 17th, व्हाट इज़ द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। तो हमारे पास Na2S4O6 में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। लेट से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X है, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 होगी, तो हमारे पास 2 + 1, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ली तो 4X, ऑक्सीजन की -2 होती है स्टैंडर्ड, तो -2 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास 4X -12 + 2 = 0, तो 4X -10 = 0। तो X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5 विच इज़ 5/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18th, हमने पास 1 मोल ऑफ N2H4 लूजेस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड Y। हमारे पास यहाँ पर N2H4 है। ठीक है, ये 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करके एक कंपाउंड बना रहा है, तो यहाँ पर 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज आउट होकर एक कंपाउंड Y बना। इसके बारे में बोला गया है कि एज्यूमिंग दैट ऑल नाइट्रोजन अपीयर इन द न्यू कंपाउंड, कि यहाँ पे जितना भी नाइट्रोजन प्रेजेंट था वो कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन Y। देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की चेंज नहीं हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, तो इसके बेसिस पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -2 है। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल का चार्ज क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। सिमिलरली अपन दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेट से जो भी कंपाउंड है उसमें लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल a। तो हमारे पास यहाँ पर 2 एटम्स है नाइट्रोजन के, तो यहाँ पर भी मास कंजर्वेशन के हिसाब से 2 एटम्स तो होंगे ही नाइट्रोजन के, तो अपने पास 2 एटम्स है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और हाइड्रोजन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो अनअफेक्टेड है, 4 हाइड्रोजन एटम्स की +1 हो जाएगी, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा राइट हैंड साइड वाला है चार्ज और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है। यहाँ पर अपन ने चार्ज बैलेंस किया दोनों तरफ। ठीक है, इस वजह से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो ये A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +3।
तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, इन द इक्वेशन आइडेंटिफाई द मेटल एम। हमारे पास यहाँ पर मेटल एम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये प्योर फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और यहाँ पर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसकी तो x प्लस साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, इक्वल टू यहाँ पर -1 हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास +1 आ जाएगी। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि अपने पास मेटल 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अपने को यही पता करना है कि इनमें से कौन सा मेटल ऐसा ईजिली कर लेगा। तो अपने पास इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगा आर्गन 3d10 4s1। यहाँ पर गोल्ड का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो जिनोन 4f14 5d10 6s1। इसी तरह से यदि आप आयरन का लिखेंगे तो आयरन का हमारे पास हो जाएगा आर्गन 3d6 4s2। इसी तरह से आप जिंक का लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर्गन 3d10 4s2। तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किस में, कॉपर और गोल्ड में ही है, इन दोनों में नहीं है। तो इन दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। अब यदि कॉपर और गोल्ड में से अपन बेस्ट चेक करना चाहें तो अपने पास कॉपर सिल्वर गोल्ड एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी साइज इंक्रीज होने की वजह से। तो यहाँ पर प्रेफरेंशियली जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज आउट करेगा कॉपर और गोल्ड में से वो गोल्ड करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। तो अपने पास सबसे पहले मोल्स ऑफ अमोनिया निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए क्या करेंगे आप कि हमारे पास 4.25 ग्राम में डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया से, विच इज़ 17 ग्राम। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब अपने को यदि यहाँ पर पता करना है कि नंबर ऑफ एटम्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 है, तो ये 4 एटम्स हो जाएंगे। तो अपने पास यदि अपन इतने मोल्स की बात करें कि 4.25 बाई 17 मोल्स ऑफ अमोनिया में कितने एटम्स होंगे, तो सबसे पहले मोल्स को कन्वर्ट करेंगे आप नंबर ऑफ स्पीसीज में बाय अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू अपने पास क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अमोनिया के, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻23। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।